Hello everyone, this is the ninth video of the chapter लाइफ प्रोसेस। इसके पहले वाले वीडियोस तक हम लोग ने रेस्पिरेशन, जनरल रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट के साथ। तो चलिए आइए स्टडी करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स आपको पता है, जो आपकी नोज़ है उसके जो होल्स हैं, जो छेद हैं सामने, द होल्स ऑफ द नोज आर नोन एज नॉस्ट्रल्स। उन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ये आपको ये लेबलिंग है, देखिए यहाँ पे दिखी हुई है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स। जो एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू पास करके ये पूरा नेजल पैसेज में, देन नेजल पैसेज से पूरा फेरिंग्स तक जाती है, तो वो एयर फिल्टर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, जो इस पैसेज में अंदर होते हैं नोज़ में। और जो पैसेज है उसमें म्यूकस की लाइनिंग भी होती है, जो इस प्रोसेस को, मतलब एयर के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। क्योंकि जब एयर इसके थ्रू पास होती है तो उस म्यूकस लाइनिंग में जो भी डस्ट पार्टिकल हैं ये सब उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ से जो एयर है वो पास होती है ट्रैकिया, देन ट्रैकिया से होती है लंग्स में, ठीक है। तो वहाँ से फिर ट्रैकिया, देन ट्रैकिया से लंग्स में। ट्रैकिया आपको पता है कि ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। तो आइए आगे स्टडी करते हैं। देखिए, कंप्लीट ट्रैकिया ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। ये ट्रैकिया है जो फेरिंग से एयर को लेकर के लंग्स तक पहुँचता है, दैट इज़ अ ट्रैकिया। द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट मतलब ट्रैकिया के ऊपर गले में, थ्रोट मतलब गला, गले में जो होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हैं, कार्टिलेज की रिंग्स हैं, और वो इंश्योर करती हैं कि जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स ना करे। देखो, जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बना हुआ है आपके इलास्टिक टिश्यू से, जो आपके सेल्स हैं उनसे बना है, मसल्स भी हैं। अब इस ट्रैकिया में देखिए, ये ट्रैकिया की जो वॉल है, ये जो वॉल है, जब एयर बहुत तेज़ी से लंग्स में और लंग्स से बाहर पास होती है, इनहेल एक्सहेल होता है, जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है तो एयर बहुत पास करती है तेज़ी से। तो उस तेज़ी के साथ जब एयर पास करती है तो ये जो वॉल है इसको ओपन रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजेस होती हैं, आगे से पीछे तक ऐसे सी शेप, पीछे ज्वाइन नहीं होती हैं, इसलिए सी शेप्ड बोलते हैं। तो सी शेप्ड कार्टिलेजेस जो होती हैं इसमें पूरे इसके ट्रैकिया में होती हैं, पूरे ट्रैकिया में होती है। देन उसके बाद कुछ तक ब्रोंकाई तक होती हैं, देन बस यहाँ तक होती हैं। और इन कार्टिलेजेस रिंग्स का ये फंक्शन होता है कि ये ट्रैकिया को ओपन रखती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो पैसेज होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो पैसेज है वो डिवाइड हो जाता है और फिर इस और स्मॉलर ट्यूब में फाइनली डिवाइड हो जाता है, और सभी ट्यूब्स एंड में जाकर के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो जाती हैं। उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, ठीक है, या एल्वियोलस। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे है क्या, ये आपका लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स होता है जो ट्रैकिया की ओपनिंग पे होता है गलट के बाद, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। अब ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे जाकर के डिवाइड हुआ दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई ब्रांचिंग्स होती हैं ट्रैकिया की, लेफ्ट और राइट। ब्रोंक एक सिंगल बोलेंगे तो ब्रोंकस, उसमें डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड होता है दैट इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकस, ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर ब्रोंकस अंदर जाकर के फर्दर और डिवाइड होता है, ये देखिए और फर्दर डिवाइड है, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकस। मतलब प्राइमरी ब्रोंकस जो राइट और लेफ्ट में गया है वो फर्दर अंदर लंग्स के अंदर जाके और डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस। और सेकेंडरी ब्रोंकस जो होता है फर्दर और डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकस। ये ब्रांचिंग्स है ब्रोंकस की। देन सेकेंडरी जो टर्शरी ब्रोंकस है वो फर्दर और डिवाइड होता है और वो बनाता है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो एंड पे जहाँ पे होती हैं वहाँ पे ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। बलून छोटे छोटे होते हैं, ये होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, जो बिल्कुल एंड ब्रोंक्यूल है, उसमें वो जाकर के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है, जिससे जब भी एयर इसके अंदर आएगी ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकस तक आएंगी, तो वहाँ से फिर ब्रोंक्यूल, देन उन एल्वियोलर सैक के अंदर एयर भर जाएगी। तो समझ में आ गया आपको, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड हुई प्राइमरी ब्रोंकस,
फिर वो फर्दर डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर डिवाइड हुआ टर्टियरी ब्रोंकस, और फिर वो डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स की जो एंड होते हैं वो होते हैं जाके एल्वियोलाई सैक में, एल्वियोलर सैक में। ठीक है, इस तरीके के मिलियंस ऑफ एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। और एल्वियोलर सैक का प्रेजेंट होना इज द अडेप्टेशन फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द लंग्स। लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके सरफेस एरिया को एक्सचेंज बढ़ाना होता है फंक्शन। चलिए आइए इसको और डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिख रही है जो टर्शियरी ब्रोंकस के बाद बनती है, यहाँ दिख रही है। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे जाकर के फर्दर डिवाइड हो गई है और एंड हो गई है। देखिए ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यही आपके हैं एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई के सरफेस पे देखो, राइट साइड में देखो, ये आपकी कैपिलरीज हैं। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। और फिर ये देखो कैपिलरीज, उसको पूरे उन्होंने एल्वियोलस को कैपिलरी ने कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स से चला जा रहा है कहाँ, हार्ट में। ये जाएगा हार्ट में। ये आया कहाँ से, हार्ट से। मतलब हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आता है और फिर वो प्योर हो करके जो आपका है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके लेफ्ट ऑरिकल में सब लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है हार्ट के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो लिखा है द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज इस तरह से होता है क्योंकि वो जितने भी एल्वियोलाई में ब्रेक होता है उतने एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और वो उसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं। जो एल्वियोलाई की वॉल है उसमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होता है, जो इसको राइट साइड में डायग्राम ये बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। एज वी सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिप्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। देखो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, जब भी हम एयर अंदर लेते हैं तो हमारी रिप्स आगे फॉरवर्ड और ऊपर की तरफ उठती हैं और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी होती है, जो थोरेसिक कैविटी है, वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इससे होता क्या, जब अंदर कैविटी बढ़ जाती है तो अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है लंग्स के अंदर का। तो लंग्स का एयर प्रेशर कम होने से बाहर से एयर अपने आप लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, टू फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई एक्सपेंडेड हैं उनको फिल कर देती है एयर से। फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले आता है रेस्ट ऑफ द बॉडी से इनटू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक, मतलब ब्लड के थ्रू जो पूरी बॉडी का जो CO2 है वो चला आता है एल्वियोलाई की तरफ। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, और एल्वियोलर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन आती है, मतलब ये एल्वियोलाई के अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, बाहर क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। तो जब ऑक्सीजन अंदर आती है इट इज़ टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स। अभी जो ब्लड वेसल्स हैं ये इसमें वो ऑक्सीजन वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और वो जो ब्लड होता है जिससे ऑक्सीजन जिसमें आ जाती है फ्रॉम द एल्वियोलाई, वहाँ से वो ब्लड पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है और सबको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बात समझ में आ गई होगी। आइए हम थोड़ा सा इनहेलेशन एक्सहेलेशन को सोच लें। तो इंस्पायरेशन प्रोसेस एग्जैक्टली सांस अंदर लेना, और एक्सपिरेशन मतलब सांस को छोड़ना, दो तरह से हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, रिब केव एक्सपेंड करता है। रिब केज आपको सीने में पूरे रिब्स हैं, उनका एक कवर बना हुआ है, दैट इज़ अ रिब केज। वो आपके लंग्स को और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है रिब केज। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जब आप इंस्पिरेशन लेते मतलब करते हो, जब आप सांस अंदर लेते हो तो होता क्या है कि ये जो रिब्स होती हैं ये आगे और ऊपर की तरफ भागते हैं। कभी आप सांस लोगे तो रिब्स जो होंगे आगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, और एयर क्या होगी भाई, रिब्स के आगे और ऊपर बढ़ने से क्या होगा कि रिब केज बढ़ जाएगा, और उससे जो चिपका हुआ लंग्स है, लंग्स जो उससे अटैच रहता है, लंग्स से क्या होता है कि लंग्स की जो वॉल है वो एक्सपेंड करती है। लंग्स की वॉल होती है प्लूरा। प्लूरा भी दो तरह की होते हैं। ठीक है, आउटर प्लूरा देखो यहाँ पे तुम्हें दिखा होगा डायग्राम में, यहाँ पे ऊपर तुम देख लो, एक है विसरल प्लूरा, एक है पैराइटल प्लूरा। ठीक है, विसरल प्लूरा जो है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, और जो पैराइटल प्लूरा है बाहर वाली मेम्ब्रेन है। पैराइटल प्लूरा ऐड होती है, जुड़ी होती है बोन से,
मसल से का जो रहता है, और आपका जो इंटरनल प्लूरा है, जो विसरल प्लूरा है, वो आपके लंग्स को कवर करती है। दैट मीन्स जो पैराइटल प्लूरा है वो रिब केज से जुड़ी होती है, और जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स से जुड़ी होती है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि इन दोनों के बीच में एक विसरल फ्लूइड भरा रहता है, जिसे बोलते हैं प्लूरा, और कैविटी होती है प्लूरल कैविटी, इसी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स का मतलब समझिए जो रिब्स की मसल्स हैं, जो इंटरनल इंटरकोस्टल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रिब्स आगे और फिर ऊपर की तरफ भागती है। जबकि जो इंस्पिरेशन के दौरान जो एक डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ जाता है और एक्सपैंड होकर के फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिब केज आगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि जो एयर है वो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा का मतलब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो गया, और एयर प्रेशर जैसे कम होगा तो बाहर से अच्छी एयर अंदर आ जाएगी, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो अंदर आ जाएगी। किस में आएगी, आएगी वो लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स के अंदर एयर डायरेक्ट लंग्स के अंदर नहीं आएगी, वो लंग्स के अंदर आकर के जो भी उनका एल्वियोलाई है उनके पास, उनमें वो एयर जो होगी वो भर जाएगी। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे जो रिब केज फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव किया था वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करके अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, जो डायफ्राम है जो पहले नीचे था वो ऊपर की ओर उठ करके फिर से अपनी डोम शेप्ड स्टेज में आ जाएगा फेज में। ठीक है, तो जब ये जो प्रोसेस है ये पीरियोडिकली होता ही है आपकी बॉडी में। ठीक, पीरियोडिकली मतलब ये जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। मतलब लंग्स कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स कैविटी वॉल्यूम कम होगा तो एयर प्रेशर बढ़ेगा, एयर प्रेशर कम होगा, ये सब चलता रहेगा। तो इस मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब चेस्ट कैविटी बैकवर्ड और डाउनवर्ड होती है तो अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाता है। एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अंदर की एयर होती है जिसमें CO2 मिक्स होता है, जो एल्विलाई के अंदर होती है, वो क्या होती है, वो बाहर आ जाती है। तो CO2 जो मिक्स एयर है वो बाहर आ जाती है, और जो जिस टाइम पे आप एक्सपेंशन हुआ था उस टाइम पे जो फ्रेश एयर है वो बॉडी के अंदर चला जाएगी। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो चलिए हम लोग एक पार्ट और पढ़ लेते हैं, इसका देख लेते हैं। देखो एग्जैक्टली ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, जब ब्रीदिंग चलती है लगभग 1 मिनट में 15 से 17 बार हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो लंग्स में फिर भी हमेशा एयर का कुछ अमाउंट रह जाता है। ठीक है, एयर हमेशा रह जाएगी क्योंकि बिल्कुल एयर लंग से बाहर नहीं जा सकती, अदरवाइज अंदर कोलैप्स कर जाएगा, सब कुछ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पे बहुत कुछ अमाउंट में एयर हमेशा जो है वो रहती है। तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से जो ब्लड में जो एक्सचेंज प्रोसेस है जो एल्वियोलाई पे वो कंटिन्यू चल सकता है। दैट मीन्स लगातार जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन मिलती रहती है और जो ब्लड में CO2 रिलीज करता रहता है बॉडी, लेकिन कुछ अमाउंट में एयर जो होती है वो हमेशा बची रहती है, और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो 24/7 जब ये मूव करता रहता है, ब्लड 24/7 ब्लड मूव करता रहेगा, एल्वियोलाई के ऊपर से गुजरेगा, तो इसमें एयर रहती है, जिसकी वजह से O2 जो होती है वो इसको मिलती रहती है, और इसमें से CO2 जो होती है वो बाहर जाती रहती है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना, हम दो जगह की बात करेंगे, एक एल्वियोलाई की और एक बॉडी टिश्यू की, जो बॉडी के दूसरे टिश्यू हैं। तो हमेशा याद करो एल्वियोलाई में देखो पार्शियल प्रेशर की हम बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब है, देखो पार्शियल प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं, वैसे अदरवाइज हम लोग ऑक्सीजन प्रेशर भी बोल सकते थे, बट जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन है और दूसरी गैसेस भी हैं, तो उसमें सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। अगर हम किसी एक गैस की बात करते हैं फ्रॉम ए मिक्सचर तो हम उसमें पार्शियल प्रेशर लगाते हैं। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और CO2 का कम होता है। ठीक, तो इसकी वजह से होता क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन एल्वियोलाई से चली जाती है ब्लड में, जहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर कम है, और ब्लड में ज़्यादा
पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, इम्प्योर ब्लड का, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो क्या होती है, वो वापस एल्विलाई के अंदर आ जाती है। तो दैट मीन्स ये तो एल्विलाई पे होता है। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो कम होता है, जबकि CO2 का ज़्यादा होता है। इसलिए जब ब्लड वहाँ पे आता है तो CO2 फिर से उसमें उस ब्लड में चली जाती है। और जो एल्विलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर उसका कम होता है एल्विलाई में, इसलिए ब्लड से जो CO2 है वो आ जाती है किसके अंदर, एल्विलाई के अंदर। इसका मतलब एल्विलाई में जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और उधर ब्लड जो ब्लड में कम है, तो जो एयर होगी, जो ऑक्सीजन होगी, वो एल्विलाई से चली जाएगी ब्लड में। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर टिश्यू की प्लेस पे ऑक्सीजन का कम, मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है क्योंकि वो यूटिलाइज हो चुका है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो लेवल ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो टिश्यू है उनको ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाएगी, क्योंकि ब्लड में उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। अब जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, मतलब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, और वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से, लंग से, एंड कैरी टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, और उनको बॉडी के उन टिश्यूज़ में लेके जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होती है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक, जो RBC की सरफेस पे होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। दैट मीन वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा जो है एफिनिटी रखता है, उसके साथ बाइंड कर सकता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द RBC, और ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC में होता है, हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में देन ऑक्सीजन, एंड हेंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर बॉडी। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, थैंक यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इसके बाद वाले में वीडियो में हम दो तीन फैक्ट्स, देन नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।